सोचिए, इतिहास में कुछ रातें ना ऐसी होती हैं जो पूरे देश की तकदीर बदल देती हैं। हम बात कर रहे हैं 1971 की एक ऐसी ही रात की। एक प्रधानमंत्री का दफ्तर बिल्कुल खामोश और उसी खामोशी में एक नए देश का जन्म लिखा जा रहा था। तो तारीख थी 16 दिसंबर 1971। सुबह होने में भी वक्त था। नई दिल्ली की सड़कों पर ब्लैकआउट की वजह से घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी पूरा देश अपनी सांसें थामे इंतजार कर रहा था। बॉर्डर पर जंग अपने आखिरी मोड़ पर थी और एक ऐसा फैसला होने वाला था जो इतिहास बदलने वाला था। और इस पूरे तूफान के सेंटर में थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। लेकिन उस वक्त उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। मतलब फैसले हो चुके थे, हमारी सेना आगे बढ़ रही थी और अब बस इंतजार ही किया जा सकता था और कुछ नहीं। तो देखिए, ये एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ दिल्ली जहां एकदम खामोशी थी और दूसरी तरफ बॉर्डर जहां इतिहास लिखा जा रहा था। एक ऑफिस का सन्नाटा और जंग के मैदान का शोर, ये दोनों ही एक ही कहानी का हिस्सा थे। 93,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचिए। ये ढाका में घिरे हुए पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या थी। और पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ा, जी हाँ, सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर होने वाला है। और सबकी नजरें बस एक दस्तावेज पर थी, दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, यानी आत्मसमर्पण का दस्तावेज। ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं था, ये वो दस्तावेज था जो साउथ एशिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये सच में दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ बॉर्डर पर गोलियों और टैंकों की गूंज और दूसरी तरफ दिल्ली का वो ऑफिस, वो खामोशी जहां सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ उस एक रात की नहीं है। नहीं, इस एक रात के पीछे महीनों का प्रेशर था, लाखों लोगों का दर्द था और एक लीडर के वो मुश्किल फैसले थे जो लेना आसान नहीं था। 1 करोड़, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 1 करोड़ लोग जो ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे जुल्म से बचने के लिए अपनी जान बचाकर इंडिया में रिफ्यूजी बनकर आए थे। ये उस समय दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक था और सच पूछिए तो यही इस जंग की असली वजह थी। अब जरा सिचुएशन समझिए। इंदिरा गांधी चारों तरफ से घिरी हुई थी। एक तरफ देश के अंदर करोड़ों रिफ्यूजी का बोझ था, तो दूसरी तरफ भयानक इंटरनेशनल प्रेशर। अमेरिका का 7वां बेड़ा, यूएस एंटरप्राइज, बंगाल की खाड़ी में आकर खड़ा हो गया था। ये एक सीधी सीधी धमकी थी। मतलब ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड बन चुका था जहां हर चाल बहुत ज्यादा सोच समझ के चलनी पड़ रही थी। तो आखिर में उन्होंने युद्ध का रास्ता चुना, लेकिन ये जीत के लिए नहीं था। ये इसलिए था क्योंकि शांति के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, फैसला लिया जा चुका था। अब जो भी नतीजा होता वो उनके हाथ में नहीं था। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार था। जीत इतने करीब दिख रही थी, लेकिन फिर भी मन में एक शक था, एक अनिश्चितता थी। फ्रंट से जो खबरें आ रही थी वो पूरी नहीं थी, टूटी फूटी थी। तो सवाल ये था कि क्या कुछ गलत हो सकता है? और जहन में अतीत की हार की पूरी यादें भी तो ताज़ा थी। सबसे बड़ा डर तो यही था कि कहीं लास्ट मोमेंट पे ये सरेंडर वाली बात बिगड़ न जाए। आप सोचिए, जंग के मैदान पे एक छोटी सी चूक पूरी बाजी पलट सकती थी, हजारों जानें और जा सकती थी। और फिर वो दूसरा बड़ा डर, अमेरिका के दखल देने का खतरा। वो जो अमेरिकी युद्धपोत था ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था। अगर अमेरिका सीधे सीधे बीच में आ जाता तो ये जंग एक वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती थी। बहुत बड़ा रिस्क था। और इन सब के ऊपर एक और डर था जो शायद हर किसी के मन में था। क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा? क्या एक और हार भारत का इंतजार कर रही थी? देखिए, 1962 में चीन के साथ जो जंग हुई थी, उसकी हार का साया अभी भी देश पर था। उस हार ने देश का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया था। तो इस बार फेलियर की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। देश इस बार हार को माफ नहीं करता। तो एक तरफ उन्हें दुनिया को दिखाना था कि वो एक मजबूत लीडर हैं जो शांति की बात कर रही हैं, संयम की बात कर रही हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि अगर ये दांव उल्टा पड़ गया तो इंडिया दुनिया में बिल्कुल अकेला रह जाएगा। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक हिसाब बराबर करने जैसा था। और फिर जैसे जैसे सुबह की पहली किरणें दिखने लगी, वो इंतजार की लंबी तनाव भरी रात अब खत्म होने वाली थी। बस एक फोन कॉल और इतिहास बदलने वाला था। और आखिरकार फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से सिर्फ चंद शब्द सुनाई दिए, ढाका ने सरेंडर कर दिया है। बस इतने से शब्द, लेकिन इनका वजन ऐतिहासिक था। इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से हुई
ऑफिशियल सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन हुए, पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए और भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के जवान एक दूसरे के गले मिले और उसी दिन एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। तो मिलिट्री विक्ट्री तो मिल चुकी थी, भारत जीत गया था, लेकिन इस जीत का असली मतलब क्या था? जीतने वाले के लिए ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल जीत नहीं थी, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। इस एक फैसले ने इतिहास में इंदिरा गांधी की जगह हमेशा के लिए पक्की कर दी। उन्हें हमेशा एक ऐसे लीडर के तौर पर याद रखा जाएगा जो बहुत निर्णायक थीं, अटूट थीं और जिन्होंने प्रेशर में कभी घुटने नहीं टेके। लेकिन ये तो थी उनकी पब्लिक इमेज। इसके पीछे उसी रात इंदिरा गांधी का एक बहुत ही पर्सनल रिफ्लेक्शन था। उन्होंने अपने करीबियों से कहा, ये मेरी जीत नहीं है। अब सोचिए, ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जो जीत की पूरी कहानी को ही एक अलग नज़र से देखने पर मजबूर कर देता है। तो वो क्या सोच रही थीं? वो जानती थीं कि इस जीत का असली क्रेडिट उन्हें नहीं मिलना चाहिए। ये जीत उन सैनिकों की थी जो लड़े। ये जीत उन लाखों रेफ्यूजीज की थी जिन्होंने न जाने कितना दर्द सहा। और ये जीत उन लोगों की थी जिन्हें आखिरकार आज़ादी मिली। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब जीत मिलती है तो उसका असली क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? क्या उस लीडर को जो बड़े बड़े फैसले लेता है, या फिर उन लोगों को जिनकी जिंदगियों पर उन फैसलों का सीधा असर पड़ता है? सोचेगा जरूर।